Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं. सो चैप्टर नंबर 20, प्राइम मिनिस्टर. कुछ आर्टिकल्स मतलब बुक्स यू कैन कीप योर बुक अलोंग. मैं भी उसी से इन दैट ऑर्डर आई एम ट्राइंग टू रिवाइज. तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद द बुक हमें कुछ आर्टिकल्स जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको एग्जैक्ट उसके जो क्लॉजेज हैं वो देख लेते हैं. तो एक तो आर्टिकल आ जाता है इसमें 74, फिर आता है आर्टिकल 75. हाँ, ये दो आर्टिकल्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आर्टिकल 74 की बात करते हैं. तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो इसके अंदर ये लिखा है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at its head to aid and advise the president, who shall act in accordance with such advice, exercise its functions in accordance with this advice. अब इसके अंदर ये है कि उसको जो प्रेसिडेंट जी हैं उनको उनके एडवाइस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, बट दे कैन आस्क टू रिकन्सिडर. ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था. दे ही कैन आस्क कि आप एक बार अपनी एडवाइस को रिकन्सिडर कर लीजिए, बट है उन पर वो बाइंडिंग. आर्टिकल नंबर 75. एंड हाँ, 74 में ये भी लिखा है दैट द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, क्या उसमें कोर्ट आ सकते हैं? नहीं, उसमें कोर्ट नहीं आ सकते. ऐसे ही अदर आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है? अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स. तो अब हमारे पास क्या है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ बिगर देन द कैबिनेट, राइट? और इन सब के हेड पे कौन है? इन सब के हेड पे हैं प्राइम मिनिस्टर जी. अब जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट जो अदर मिनिस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द टोटल, अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? येस, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स शुड बी लेस देन 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, ये हो गया हमारा अबाउट अदर प्रोविजंस टू मिनिस्टर्स. शुरू के दो क्लॉजेस. फिर अगर कोई भी मेंबर है ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी पार्टी का, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अंडर 10th शेड्यूल, तो फिर वो मिनिस्टर भी नहीं रहते हैं. ठीक है, अगर इफ़ समवन इज़ डिस्क्वालीफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, दे आर डिस्क्वालीफाइड टू बी अ मिनिस्टर टू. फिर क्या मिनिस्टर्स होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? येस, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. पर क्या अपनी मर्जी से हटा देंगे? नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तब. क्या ये लिखा है अबाउट इज एनीथिंग मेंशन्ड अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी? येस, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल. कौन सी दो ओथ्स हैं जो एक मिनिस्टर लेते हैं? जहाँ हमने देखा था कि पहली बात तो ओथ्स मेंशन्ड है, कहाँ है? 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है. कौन सी ओथ्स मेंशन्ड है? दो ओथ्स मेंशन्ड है, ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी, जो कि प्रेसिडेंट जी स्वॉन इन जब कराते हैं मिनिस्टर्स को, तब ये ओथ्स आती हैं. अब क्या कोई मिनिस्टर जो हाउस किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, can they remain a minister? Like a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament ceases to be a minister. अगर वो 6 महीने लगातार तक वो मेंबर नहीं है तो वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे. क्या सैलरीज फिर क्या सैलरीज़ के बारे में भी लिखा है? हाँ, लिखा है एज पार्लियामेंट में डिसाइड, और उसी के लिए वो सैलरीज एंड पेंशन अलाउंसेस एक्ट भी इनैक्ट हुआ था. क्या अब ये सब जो आर्टिकल 75 है उसके अंदर लिखा भी है कि जब तक ये डिसाइड नहीं करती है गवर्नमेंट, कोई लॉ नहीं लाती है, तो किस शेड्यूल में दे रखी हैं सैलरीज वगैरह? 2nd शेड्यूल में दे रखी हैं. तो 2nd शेड्यूल में प्रोविजंस टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ इंडिया.
फिर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, काउंसिल मतलब फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, इन सब की सैलरी से रिलेटेड बातें किस शेड्यूल में दे रखी हैं, सेकेंड शेड्यूल में दे रखी हैं। एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर कैग, उनकी भी जो सैलरीज और प्रोविजंस हैं, इन सब चीज़ें किस में दे रखे हैं, सेकंड शेड्यूल में दे रखे हैं। थर्ड शेड्यूल में दे रखी हैं ओथ्स, फोर्थ शेड्यूल में दे रखी हैं राज्यसभा में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिर कौन सा रह गया, फर्स्ट शेड्यूल में वो नेम्स एंड टेरिटरीज़ का जो दे रखा है, एंड 9 शेड्यूल हमने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था, 7 शेड्यूल किससे रिलेटेड था, लिस्ट से रिलेटेड, 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस से रिलेटेड, एंड 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 5th शेड्यूल है शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन सब से रिलेटेड, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट A, B, C करके दे रखा है। एंड देन जो 6th शेड्यूल आता है वो किससे रिलेटेड है, 6th शेड्यूल इज़ रिलेटेड टू ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं उनके लिए। ओके, एंड 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, डिफेक्शन से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल डिफेक्शन से रिलेटेड कर लिए हमने सारे कवर, 1 मिनट, हाँ लेट मी जस्ट चेक। ओके, तो ये 2 हमने आर्टिकल कर लिए, 74 कर लिया, 75 कर लिया, ये मेन मुद्दे की बात हो गई, मोटा मोटा हमने ये समझ लिया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़ा है, कैबिनेट उससे छोटा है। क्या कैबिनेट वर्ड अभी तक हमने पढ़ा है इसमें? नहीं, हमने ये पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मैंशन बट कैबिनेट वर्ड इज़ नॉट मैंशन। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट जी। अब हम बुक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, हमने कल पढ़ा था कि जो लीडर ऑफ क्या बोलते हैं लोकसभा कौन है? लीडर ऑफ लोकसभा इज़ हमारे स्पीकर जी। सॉरी, यहीं पे गड़बड़ हो गई कि जो लीडर ऑफ लोकसभा हैं वो है हमारे पीएम, जो हेड ऑफ लोकसभा हैं वो हैं हमारे स्पीकर जी। तो लीडर ऑफ द हाउस होंगे प्राइम मिनिस्टर अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं, या फिर कोई मिनिस्टर जो कि इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड उनको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है कि वो लोकसभा की तरह लीडर ऑफ द हाउस की तरह फंक्शन करें। राज्यसभा में एक लीडर ऑफ हाउस होते हैं, वो एक एंड ही और शी इज़ अ मिनिस्टर एंड अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और प्राइम मिनिस्टर ही उनको नॉमिनेट करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई अबाउट लीडर ऑफ द हाउस। तो लीडर ऑफ द लोकसभा पीएम होंगे इफ़ मेंबर ऑफ लोकसभा। हेड ऑफ लोकसभा कौन होंगे? स्पीकर होंगे। हेड ऑफ स्टेट कौन होंगे? हेड ऑफ स्टेट होंगे हमारे प्रेसिडेंट जी। एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होंगे? हमारे पीएम जी, एल्स अपॉइंटेड बाय पीएम। तो हेड ऑफ स्टेट होंगे हमारे प्रेसिडेंट जी एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट पे बात आते हैं। तो क्या हमने कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर पढ़ा इन 2 आर्टिकल्स में? नहीं। तो आर्टिकल 75 तो बस ये बोलता था देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सभी लिखा है। तो कन्वेंशन क्या है कि जो प्रेसिडेंट जी हैं वो जो भी मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं अंदर लोकसभा, उनको अपॉइंट कर देते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर। बट जब किसी भी पार्टी की कोई मेजॉरिटी नहीं है तब प्रेसिडेंट जी अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसमें भी जनरली जो जिसकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है या कोई जो भी लार्जेस्ट पार्टी होती है उनको प्राइम मिनिस्टर, उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एंड हाँ, इसी के अंदर अगर सडनली कभी प्राइम मिनिस्टर जो इन ऑफिस हैं ही सडनली डाइज या कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तब भी जो प्रेसिडेंट है वो अपना इंडिविजुअल जजमेंट करते हैं सिलेक्शन। जैसे जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था तो
तो जो जैल सिंह जी थे प्रेसिडेंट, उन्होंने राजीव गांधी को एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था। ओके, अब हमने वो भी पढ़ लिया दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। येस, फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 6 months। तो फॉर 6 months आप अपॉइंट हो सकते हो PM इवन इफ़ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, पर विद इन दो 6 months आपको किसी ना किसी का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज यू सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं? प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम लोकसभा नहीं, आइदर हाउस से हो सकते हैं। ऐसा हमें लगता है हमेशा कि वो राज्यसभा से हो सकते हैं, कि वो हमेशा लोकसभा से ही होने चाहिए, बट नहीं, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। आइदर हाउस के वो मेंबर होने चाहिए। तभी तो जो लीडर ऑफ द हाउस अभी हमने यहाँ बात की थी वो PM होते हैं, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट देयर ओथ, टर्म एंड सैलरी। तो बात आ जाती है ओथ, टर्म, सैलरी। ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट जी दिलवाते हैं। ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड ओथ ऑफ ऑफिस। ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, फेथफुली एंड कंसेंशियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज, डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हो गई हमारी ओथ के बारे में बात, कि प्रेसिडेंट जी दिलवाते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड ओथ ऑफ ऑफिस। अब क्या प्राइम मिनिस्टर जी का जो टर्म है वो फिक्स्ड है? नहीं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, हाँ, पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब मन करे प्रेसिडेंट का तब हटा दिया प्राइम मिनिस्टर, नहीं। एज लॉन्ग एज उनकी मेजॉरिटी है, एज लॉन्ग एज वो लोकसभा में उनकी उतनी स्ट्रेंथ है, ही और शी कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज द प्राइम मिनिस्टर। पर अगर उनकी मेजॉरिटी ही चली गई फिर प्रेसिडेंट जी उनको डिसमिस कर सकते हैं। अब जो उनकी सैलरीज़ और ये वाली जो बातें हैं, तो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट जो पास हुआ था एंड देन फिर उसको अमेंड भी किया गया था 2001 में, तो उसके हिसाब से उनको सैलरीज जो है वो मिल जाती है। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। पहला, प्राइम मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने देखा कि बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने में, क्योंकि वही एडवाइस करते हैं, एडवाइस गिवन टू प्रेसिडेंट, तो वो जिनको बोलते हैं वही लोग मिनिस्टर बनाए जाते हैं। सो ही रिकमेंड्स द पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। तो जो लोग रेकमेंड हुए वही बन पाएंगे। वही पोर्टफोलियो का एलोकेशन करते हैं। पोर्टफोलियो का सिर्फ एलोकेशन भी नहीं, अगर रीशफल भी करना हो तो वही करते हैं। एलोकेट्स एंड रीशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज। क्या प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को कह सकते हैं कि चलो बाय बाय? यस, वो कह सकते हैं किसी मिनिस्टर्स को टू रिज़ाइन, या फिर अगर वो नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कुछ भी, तो प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि इनको हटाओ। तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, वो चाहे तो आपको बनवा दे, नहीं चाहे तो वो आपको हटवा दे। अब इसलिए इसका एक क्रिटिसिज्म भी आता है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर के पास बहुत ज़्यादा पावर है और ये सब, बट जो भी है। देन ही प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस डिसीजंस। यस, वो सारे मिनिस्टर्स को गाइड करते हैं। और अगर, अब इसके अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं हु स्टैंड्स एट द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो उनकी डेथ हो जाए या वो रिज़ाइन कर दें, तो अगर लीडर ही चला गया तो उस टीम का कोई फ़ायदा नहीं है। देन गवर्नमेंट गिर जाती है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और फिर एक हो जाता है वैक्यूम। लेकिन अगर, क्या ऐसा किसी और मिनिस्टर के जाने पर भी होता है? नहीं, कैप्टन तो है ही ना, प्लेयर्स तो आते जाते रहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वैकेंसी बस क्रिएट होती है, जिस प्राइम मिनिस्टर चाहे तो भरवा ले, नहीं चाहे तो ना भरवाएं। इट्स नॉट नेसेसरी कि अब क्योंकि वो हटे हैं तो वहाँ कोई आएगा ही, इट इज़ नॉट नेसेसरी।
अब इन रिलेशन, तो ये तो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे देख लिया कि उन्हीं को अपॉइंट करवाते हैं, उनको हटा भी सकते हैं और रीशफल करते हैं, पोर्टफोलियो देते हैं, वैकेंसी भर जाएगी और ये सब, तो वैकेंसी हो जाएगी तो उनके ऊपर है, उसको भरना चाहे ना भरना चाहे वगैरह वगैरह। अब प्रेसिडेंट के रिलेशन में हम बात करते हैं कि अगर पीएम एंड प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन है। तो अब हम पीएम और प्रेसिडेंट के रिलेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट जी करते हैं। क्या अपनी डिस्क्रिप्शन पे करते हैं? हाँ, ओनली इन दोज केसेस जब किसी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। अगर क्लियर मेजॉरिटी है तो उनको, जो मेजॉरिटी में है उन्हीं के लीडर को अपॉइंट करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर। ना प्राइम मिनिस्टर, अब ये देखो, ये है हमारे प्रेसिडेंट जी, ये है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बीच में आते हैं पीएम। तो ही इज़ द मेजर जो कम्युनिकेशन के चैनल हैं इन दोनों के बीच में। वो सारे डिसीजंस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैं रिलेटेड टू द यूनियन प्रपोजल, सब कुछ उनको बताते हैं, इन्फॉर्मेशन बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन बताते हैं। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो if the president so requires to submit for the consideration of council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council, तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये दो बातें हैं। सेकेंडली, प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट पोस्ट। जैसे हमने देखा था ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती हैं, कैग और यूपीएससी के चेयरमैन और ये सब बड़ी बड़ी पोस्ट, तो इनका अपॉइंटमेंट में भी प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं। सो ही और शी एडवाइजेस प्रेसिडेंट विद अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल, जैसे कैग हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स एंड चेयरमैन, ये सब भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट जी करते हैं। अब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। हाँ, अगर वो लोअर हाउस के मेंबर हैं तो, वरना वो जिसको नॉमिनेट करते हैं वो। इन दिस कैपेसिटी जब वो मतलब पार्लियामेंट के हिसाब से उनका क्या रोल है, पहला तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। जैसे हमने कहा था ना, जब एडजॉर्नमेंट साइन डाई हो जाता है तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट प्रोरोग कर सकते हैं सेशन को, तो वो क्या अपने मन से करते थे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ही उनको एडवाइस करते हैं फॉर समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। वो रेकमेंड कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एनी टाइम। हाँ, वही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अनाउंस करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड और क्या है, जैसे अदर पावर्स। व्हाट आर द अदर पावर्स? चेयरमैन है वो नीति आयोग के। हाँ, ही अदर पावर्स, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटरस्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के एंड सम अदर काउंसिल्स। तो अब सम अदर काउंसिल्स तो ठीक है लिखा है, बट एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट जहाँ भी बात आ गई तो अब बीच में एक कॉमन बंदा चाहिए होगा तो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, उनके वो हैं, वो चीफ स्पोक्स पर्सन है यूनियन गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसीज़ में, उनका रोल क्राइसिस मैनेजमेंट में, लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, एंड ही इज़ ऑल्सो द पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई अबाउट प्राइम मिनिस्टर की क्या अलग अलग पावर्स हैं। अब इसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें और आती हैं। जब 9 जून 2024 को शपथ ली थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, तो उनके क्या क्या पोर्टफोलियोज थे। तो जो पीएम होते हैं ना, उनके पास रहता है स्पेस का डिपार्टमेंट, उनके पास रहता है एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट, और उनके पास रहता है पेंशन्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स का जो डिपार्टमेंट है वो आता है इनके पास, प्राइम मिनिस्टर जी के पास। एंड अदर सब्जेक्ट्स जो किसी के पास नहीं है ना, कोई ये ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशूज़ है, कोई और पोर्टफोलियो जो किसी को नहीं मिलता, वो प्राइम मिनिस्टर जी को मिलता है। तो स्पेस इनके पास, एटॉमिक एनर्जी इनके पास, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन्स इनके पास, और कुछ जो किसी को नहीं मिला वो इनके पास। तो ये हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के पास आ जाते हैं ये पोर्टफोलियोज़। अब हम बात करते हैं
ये हो गया। आर्टिकल्स के बारे में हमने बात कर ली थी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात कर ली, दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। अब हम बात करते हैं अबाउट हमने ड्यूटीज़ की भी बात कर ली कि उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो प्रेसिडेंट को डिसीजंस बताएं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, फर्निश करें इंफॉर्मेशन और अबाउट अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ये सब चीज़ें। तो इट इज़ नॉट अ चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल नंबर 78। तो 74 हमने देख लिया कि देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स और उनके हेड पर वो। आर्टिकल नंबर 75 हमने देख लिया कि अपॉइंटमेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वो सब बातें। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने। अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी पहले चीफ मिनिस्टर थे, देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर और फिर दोबारा ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। सो ये चीफ मिनिस्टर्स के बारे में एक लिखा हुआ था। देन केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट, क्या ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नो, कॉन्स्टिट्यूशनली तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। पर केयर टेकर गवर्नमेंट तब आती है जब स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट हैज़ रिजाइंड और हैविंग लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा और अदरवाइज बट इज़ आस्क्ड बाय द होम बाय द प्रेसिडेंट टू कंटिन्यू जब तक कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अगर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट एकदम इमिजिएटली नहीं हो सकता एंड जनरल इलेक्शंस होने ही होने हैं, तो जो आउट गोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे में होल्ड चार्ज टिल द कंक्लूजन ऑफ इलेक्शंस एंड जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती। तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया या जिनका मतलब हु हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा बट या कुछ और भी हुआ, बेसिकली अब वो पावर में नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है वो उनको बोल सकते हैं कि आप कंटिन्यू करिए जब तक कि, एंड अभी इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं तो आप कंटिन्यू करिए जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती। तो उसको केयर टेकर गवर्नमेंट कहा जाता है। केयर टेकर गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में कौन सी कमेटी इंपॉर्टेंट है? तारकुंडे। तो जो तारकुंडे कमेटी है वो रेकमेंड करती है कि जो उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो बस डे टू डे काम तक ही सीमित रहे। ऐसे नहीं कि वो कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, न्यू पॉलिसी ले आए या फिर मतलब ये सब ज़्यादा इंटरफेरेंस वो ना करें। अब केयर टेकर गवर्नमेंट का वही वैसे तो जिक्र है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है तो केयर टेकर गवर्नमेंट कैन परफॉर्म एंड तो जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे कैन कैरी ऑन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस। तो ये हमने बोल दिया, ये हमने बात कर ली प्राइम मिनिस्टर के बारे में एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ी बात कर ली, बाकी और अगले चैप्टर में भी करनी है एंड उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब जितने भी मिनिस्टर्स हैं एंड एक जब हमने इतना करी ली, अटॉर्नी जनरल वैसे हम अगले में करेंगे जब उनका आएगा चैप्टर तब करेंगे। वह आर्टिकल नंबर 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, जो ये बोलते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बोलते हैं ये आर्टिकल की, तो प्रेसिडेंट शैल इलेक्ट a person who shall appoint a person who is qualified to be a judge of Supreme Court as the Attorney General of India and in Attorney General की जो है it shall be the duty कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करें लीगल मैटर्स में या जो भी मामले लीगल कैरेक्टर के उन पे वो उनको सही सलाह दें, जो भी बातें उनको रेफ़र करी गई हों या साइन करी गई हों बाय द प्रेसिडेंट या बाय एनी अदर लॉ। एंड इसीलिए ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस, राइट ऑफ ऑडियंस है उनके पास इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड क्या वही प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तब तक दे होल्ड ही होल्ड्स ऑफिस, और जैसे ही उनको उतना ही रेन्यूमरेशन मिलता है एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, नहीं एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, इनका सब प्रेसिडेंट ही देखते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात होगी, इनकी भी एम्यूलेमेंट्स और वो सब चीज़ें सेकेंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे एक तो
राइट ऑफ मिनिस्टर्स इन रिस्पेक्ट टू द हाउस, तो वो आते हैं हमारे आर्टिकल 88 में. दैट सेज कि जो भी एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके पास राइट है टू स्पीक इन एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस. चाहे वो किसी के भी हाउस के मेम्बर हो, वो दे कैन टेक पार्ट इन आइदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमेटी जिसके भी वो मेम्बर हैं. पर क्या वो वोट कर सकते हैं? नहीं. बट दे विल नॉट बी बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट. तो आर्टिकल 88 उनके राइट्स के बारे में बोलता है कि एक तो है राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस. पर क्या वोट भी कर सकते हैं? नहीं, वोट तो वो नहीं कर सकते. सो दे कैन नॉट वोट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल. तो ये हमने बात कर ली प्राइम मिनिस्टर जी की एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, एंड में हमने अटॉर्नी जनरल जी की भी बात कर ली जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. एंड सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफाइड हो उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा. ओके. एंड प्राइम मिनिस्टर के अंदर कौन कौन से पोर्टफोलियो? स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, और जो भी मामला जो किसी के अंडर नहीं आता वो उनके अंडर आता है. ओके, दैट्स इट.